सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय न्याय संहिता। इसे सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, आप सभी के पास बीएनएस का बैरक जरूर होना चाहिए। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो आप वहीं पर उसी सेक्शन के आगे स्क्रिबल जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता इंडिया का एक लैंडमार्क क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म है जो रिप्लेस कर रहा था कॉलोनियल एरा के इंडियन पीनल कोड को विद मॉडर्न एंड कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क। जो आईपीसी बना था वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर बना था। उस टाइम को केटर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, क्राइम्स इवॉल्व हुए, तो उनके पनिशमेंट्स को भी इवॉल्व होना चाहिए था। इसीलिए हमने आईपीसी को इनेक्ट किया। तो आप सभी अपने बैरक में देखिए, सेक्शन 1 से हम स्टार्ट करते हैं आज। सेक्शन 1 में दिया हुआ है आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। सबसे पहले आपको जानना है कि इसको 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी। इसको आप गुड गवर्नेंस डे भी कहते हैं क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। अब ये फोर्स में कब आया था, तो आपको ये डेट याद रखनी होगी, 1 जुलाई 2024। नेक्स्ट चीज है शॉर्ट टाइटल। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। कमेंसमेंट, it shall come into force on such date as central government may appoint by notification in the official gazette। ये वो डेट है। स्टेगर्ड डेट्स, यानी कि इस एक्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस जो किसी अलग अलग दिन पे फोर्स में आएंगे, तो इसके लिए स्टेगर्ड डेट्स थी। अब हम देखेंगे सब सेक्शन 3 को, जिसमें की है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन विद इन इंडिया। आप पढ़िए, every person shall be liable to punishment under this Samhita and not otherwise for every act or omission contrary to its provisions of which they shall be guilty within India। Every person का मतलब है हर इंसान, चाहे वो सिटीजन है, चाहे वो फॉरेन नेशनल है, चाहे वो कोई टूरिस्ट है, चाहे वो कोई कंपनी है, अगर वो लाइबल है, ये सभी इंक्लूड होंगे एवरी पर्सन के अंदर। लाइबल टू बी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज। अगर वो कोई एक्ट या ओमिशन ऐसा करते हैं जो कि कॉन्ट्ररी है, जो कि पनिशेबल है इस संहिता के अंडर, उसी के लिए वो लाइबल होंगे। एक्ट और ओमिशन यानी कि कोई एक्शन है या फिर कोई ओमिशन है जिसको करना उसकी ड्यूटी थी, अगर वो ओमिशन है तो वो भी पनिशेबल होगा विद इन इंडिया। ये आपका टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, उसको एम्फोसाइज करता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एवरी पर्सन में सभी लोग आते हैं या कुछ लोगों को इम्यूनिटी है? तो हाँ, बिल्कुल इम्यूनिटी है। जैसे कि आपके हो गए प्रेसिडेंट, गवर्नर, आपके फॉरेन डिप्लोमेट्स, और हो गया आपके फॉरेन काउंसलर्स, ये सभी लोगों को इम्यूनिटी होती है। तो क्या प्रेसिडेंट हो गए या आपके गवर्नर हो गए, क्या ये भारत के कानून से ऊपर हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनकी जो इम्यूनिटी है वो ऑफिस की इम्यूनिटी है। जब तक ही ये इम्यूनिटी मिलेगी जब तक कि ये ऑफिस में है। तो हमें इस प्रोविजन से समझ में आता है कि कोई भी नेशनल, कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया में आके क्राइम करेगा तो वो पनिशेबल होगा, बिल्कुल होगा। कोई इंडियन क्राइम करेगा तो वो पनिशेबल होगा, बिल्कुल होगा। कोई कंपनी कॉर्पोरेट करेगी, बिल्कुल होगा। कोई काउंसलर या फॉरेन डिप्लोमेट करेगा तो वो होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सबसेक्शन 4 पर। तो आप देखेंगे ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। एनी पर्सन liable under any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Samhita as if such act had been committed within India। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रिंसिपल को दिखाता है। कोई इंडियन है जो बाहर जाकर कोई क्राइम कर देता है, क्योंकि वो एक इंडियन है तो वो इंडियन लॉ के अंडर लाइबल होगा अपने एक्ट्स के लिए, तो इंडिया के कोर्ट्स उसको पनिश कर सकते हैं। तो अगर एक्ट कमिट अब्रॉड भी हुआ है, वो भी बीएनएस के अंडर ही डील किया जाएगा एज इफ द क्राइम हैड बीन कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा ही माना जाएगा कि उस इंसान ने जो क्राइम किया है वो इंडिया में ही किया है, तो उसको ऐसे ही पनिशमेंट दी जाएगी। इससे इंश्योर होता है कि ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी आर ट्रीटेड विद द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। हम इंडियंस अपने सब्जेक्ट्स को बाहर भी किए गए क्राइम के लिए लाइबल कर सकते हैं। अब 15A में देखते हैं हम, उसमें दिया हुआ है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन फॉर द सिटीजंस। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सिटीजंस अगर क्राइम करते हैं एनीवेयर, the provision apply to any offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India
अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर भी कोई ऑफेंस करता है तो उस पर भी ये बीएनएस लागू होता है। समझिए इसको, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर बियॉन्ड इंडिया, he can be tried and convicted in any place in India wherever he is found। इसे बोलते हैं हम नेशनैलिटी प्रिंसिपल। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पर, जिसमें की है द संहिता अप्लाइज टू एनी पर्सन, एनी शिप or aircraft registered in India wherever it may be, extending Indian criminal jurisdiction to Indian registered vessels and aircraft globally। इसे हम बोलते हैं फ्लैग प्रिंसिपल। यानी कि अब ये शिप है, ये किसी भी वाटर में हो या फिर ये फ्लाइट है, ये किसी भी एयर स्पेस में हो, लेकिन अगर इस पर इंडिया का फ्लैग है उसी के अकॉर्डिंग इसके रूल्स लगेंगे। तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन पे अप्लाई हो रहा है ये, इसमें सिटीजन जरूरी नहीं है, एनी पर्सन। तो जिसका फ्लैग होगा उसी का रूल लगेगा, और कोई भी यहाँ पर क्राइम होगा तो उसको इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। और 15C में दिया हुआ है साइबर ऑफेंसेस टारगेटिंग इंडिया, यानी कि क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम होता है। कोई भी इंसान किसी भी कंट्री में बैठा हुआ वो अपने कीबोर्ड से इंडिया के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक कर सकता है। तो एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग एन ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया शैल बी सब्जेक्ट टू दिस संहिता। यानी कि अगर जो सिस्टम है कंप्यूटर या कुछ डेटाबेस है वो सब इंडिया में है और उसको टारगेट करने के लिए कोई दुनिया में कहीं से भी क्राइम करता है तो वो लायबल होगा बीएनएस के अंडर। दिस इंश्योर्स इंडिया कैन प्रोसिक्यूट फॉरेन बेस्ड साइबर क्राइम्स, और इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। अब हम समझते हैं ऑफेंस वर्ड का एक्सप्लेनेशन। द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट committed outside India which if committed in India would be punishable under this संहिता। ये एक इंसान है और वो इंडिया का सिटीजन है, तो क्योंकि अगर वो मर्डर इंडिया में करता तो भी वो पनिशेबल होता, इसीलिए अगर वो मर्डर नेपाल में भी करता है तो वो वैसे ही पनिशेबल होगा जैसे कि वो मर्डर इंडिया में करा गया होता। 16 में दिया हुआ है स्पेशल एंड लोकल लॉज शैल बी प्रिजर्व्ड, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट Act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers and sailors of airmen in service and provisions of any special or local law। तीन चीजें हैं, मिलिट्री का डिसिप्लिन, स्पेशल लॉज और लोकल लॉज। एक लीगल मैक्सिम आता है जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, यानी कि जब दो लॉज होते हैं, स्पेशल लॉज और जनरल लॉज, तो स्पेशल लॉज जब कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं जनरल लॉज के तो स्पेशल लॉज ही प्रिवेल करते हैं। जैसे आर्मी के जो लोग हैं इनके स्पेशल लॉज होते हैं, इनकी स्पेशल एक्ट्स होती हैं, तो इन पर ये बीएनएस के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। ऐसे ही अगर कोई स्पेशल लॉ है या फिर कोई लोकल लॉ है किसी रीजन में तो वो ही एग्जिस्ट करेगा, बीएनएस उन पर लागू नहीं होगा। तो हमने सेक्शन 1 में क्या क्या देखा, शॉर्ट टाइटल देखा, ये प्रेसिडेंट असेंट कब मिली थी, फिर हमने देखा ये फोर्स में कब आया था, और बेसिक्स देखे हमने। फिर देखा हमने इसका टेरिटोरियल स्कोप, टेरिटोरियल एप्लीकेशन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये दोनों चीजें देखी। फिर हमने देखा सेविंग क्लॉज, यानी कि मिलिट्री डिसिप्लिन और स्पेशल लॉज में बीएनएस लागू नहीं होता। तो आपको ये इंफोग्राफिक्स टाइप के मिल जाएंगे रिवीजन के लिए कि कौन कौन एग्जेम्प्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, फॉरेन सोवरेन्स एंड हेड ऑफ स्टेट, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स एंड कॉन्सुलर ऑफिसर्स। फिर आता है आपका रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, यानी कि इंडियन सिटीजन अब्रॉड, ये सारा आप रिवाइज कर सकते हैं खुद ही, ये सारा आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 से, जनरल डेफिनेशंस अंडर दी भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 2 में आपको सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। इट लेज द फाउंडेशनल वोकैबुलरी फॉर इंटरप्रिटिंग द एंटायर कोड। इसमें आपको 39 डेफिनेशंस मिलेंगी जिससे कि गवर्न होता है कि आप संहिता में यूज हुई किस टर्म को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, तो ये सभी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ। वैसे आपको नोट्स में सारी ही डेफिनेशंस ऑलमोस्ट मिल जाएंगी। समझते हैं एक्ट क्या है। एक्ट में आता है एक सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, यानी कि आपने कोई ऑफेंस किया उसके बाद आप कह देंगे कि मैं बाकी एक्ट्स को नहीं मानूंगा, तो सीरीज ऑफ एक्ट्स भी इसी एक्ट में आती हैं। ओमिशन में बोथ आता है सिंगल ओमिशन और सीरीज ऑफ ओमिशंस। ऐसे ही नंबर में आप जहां पर भी देखेंगे वहां पर आपको सिंगुलर होगा तो प्लूरल भी इंक्लूड होगा और प्लूरल होगा सिंगुलर भी इंक्लूड होगा, अगर वहां पर कहीं कॉन्टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। पर्सन, पर्सन में इंक्लूड होगा एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। नेक्स्ट आते हैं हम ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड डेफिनेशंस पर। चाइल्ड, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये आप याद रखना। मेन एंड वुमेन, मेन इज मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, वुमेन का मतलब होता है फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। जेंडर, जहां पर भी ही लिखा है वहां पर
मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये सभी के लिए अप्लाई होता है। ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन आप कहाँ से लेंगे? एज डिफाइंड अंडर ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। लाइफ एंड डेथ both refer to human life and death unless context indicates otherwise। फिर हम आते हैं डिस्कशन पे मेंटल स्टेट्स यानी कि इंटेंशन और नॉलेज। सबसे पहले आता है डिसऑनेस्टली, डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person and wrongful loss to another, यानी कि एक को फायदा कराना और दूसरे को नुकसान कराना। fraudulently, doing anything with the intention to defraud एंड नॉट अदरवाइज। तो डिसऑनेस्टली के साथ आपको गेन और लॉस का याद रखना है। फ्रॉडुलेंटली में खाली आपको याद रखना है इंटेंशन टू डिफ्रॉड। गुड फेथ, नथिंग इज डन इन गुड फेथ विच इज डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब आप किसी छोटे बच्चे का जब केयर करते हैं तो वो गुड फेथ में ही करते हैं, आप पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं ये ऐसा ना कर ले वैसा ना कर ले, तो ड्यू केयर एंड अटेंशन नेसेसरी होती है गुड फेथ में। रीजन टू बिलीव, अ पर्सन हैज अ रीजन टू बिलीव अ थिंग if they have sufficient cause to believe it and not otherwise, यानी कि आपको कॉन्ट्ररी बिलीव करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली रीजन है आपके पास कि इस काम को बिलीव करेंगे। कोई आपको खाने पर बुला रहा है तो आप उम्मीद करेंगे कि वो हेल्दी ही खाना खिला रहा होगा, अच्छा ही खाना खिला रहा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई डिनर पे इनवाइट करेगा और गंदा खाना, सड़ा हुआ खाना खिला देगा ताकि आप बीमार हो जाएं या मर जाएं। तो आपके पास कोई बुला रहा है तो रीजन टू बिलीव है कि अब आपको अच्छे से ट्रीट करने के लिए ही बुला रहा है। नेक्स्ट आता है काउंटरफीट, डॉक्यूमेंट एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। काउंटरफीट का मतलब होता है कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल अनदर। आपको कीवर्ड जैसे रिजेंबल अनदर ये सब याद रखने हैं, यही आपको एग्जाम में सही डेफिनेशन तक पहुंचाएंगे क्योंकि इसी में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, हमारा जो हैंडआउट है उसमें आपको हर एक सेक्शन नंबर के साथ याद रखना है कि काउंटरफीट किस सेक्शन में दिया है, डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में दिया है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहां पर दी गई है। कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल अनदर, इंटेंडिंग डिसेप्शन और नोइंग डिसेप्शन इज लाइकली, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज बना रहे हैं जिसे नॉर्मल इंसान को देखकर लगेगा कि ये सही है पर वो है झूठ, तो उसे बोलते हैं हम काउंटर फीट। रिजम्पशन ऑफ डिसेप्टिव इंटेंट अराइजेज व्हेन रिजेंबलेंस कुड डिसीव। डॉक्यूमेंट क्या होता है? एनी मैटर एक्सप्रेस्ड बाय लेटर्स, figures, or marks including electronic and digital records intended as evidence includes contracts, checks, maps and power of attorney। Valuable security क्या होता है? Document creating, transferring or extinguishing a legal right or acknowledgement of legal liability, example an endorsed bill of exchange। ये होता है आपका valuable document। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं तो आपको ये याद करने के लिए एक ट्रिक है, ड्यू सीपीएम। सीपीएम तो एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, और ड्यू तो आप जानते ही हैं सभी, डर के आगे जीत है। तो ड्यू और सीपीएम से आप याद कर सकते हैं इसमें क्या क्या आ गया। डी से हो गया आपका डिजिटल रिकॉर्ड, ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डब्ल्यू से हो गया आपका राइटिंग। फिर सीपीएम से क्या हो गया? चेक, पावर ऑफ अटॉर्नी और मैप, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, कुछ अलग चीज दे देगा और फिर वो पूछेगा कि ये है इसमें या नहीं है, तो आप इन ट्रिक्स में याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर आप अपनी कोई अलग भी ट्रिक बना सकते हैं, ये तो हमारा बनाया हुआ एक ट्रिक है शायद जो आपको हेल्प कर दे। फिर आता है कोर्ट, जज और गवर्नमेंट। कोर्ट क्या होता है? अ जज एम्पावर्ड टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशियली एज अ बॉडी, इसको हम बोलते हैं कोर्ट। यानी कि एक जज या फिर कुछ जजेस वो सब माने जाते हैं कोर्ट। जज, officially designated judge includes anyone empowered to give a definitive judgment in civil or criminal proceedings, यानी कि एग्जाम्पल हो गया आपका मजिस्ट्रेट, तो जिसको ऑफिशियल पावर दी गई है जजमेंट देने के लिए उसे हम बोलेंगे जज। गवर्नमेंट में आती है आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होता है? इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, यानी कि कमीशनड ऑफिसर्स इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जज एंड पर्सन विद एडजुडिकेटरी फंक्शंस, कोर्ट ऑफिसर्स, लिक्विडेटर्स, रिसीवर्स and commissioners, officers preventing offenses or protecting public health and safety, यानी कि government employees, persons empowered to conduct elections or prepare electoral rolls, persons in service and pay of government or local authority, anyone in actual possession of a public servant position is a public servant regardless of any legal defect in their right to hold it, यानी कि कोई इंसान अगर किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। हो सकता है कि उसका अपॉइंटमेंट बेशक गलत भी हो। ये एक ट्रिक बनाई है हमने, जैग कॉप, यानी कि जजेस, आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट कंपनीज, इलेक्शन ऑफिसर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी, कमिश्नर्स और आर्बिट्रेटर्स, ऑफिसर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड पंचायत मेंबर्स, ये सभी आपके पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। और भी बहुत सारे केसेस हैं वो आपको हैंडआउट्स में मिल जाएगा जिनके
एस्टेब्लिश हुआ है कि कौन कौन आपका पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। प्रॉपर्टी, इंजरी एंड रिलेटेड टर्म्स। सो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स परमानेंटली अटैच टू अर्थ। इंजरी क्या होती है? एनी हार्म इलीगली कॉज टू बॉडी, माइंड और रेपुटेशन, BMR, बॉडी, माइंड और रेपुटेशन, उसे हम बोलते हैं इंजरी। इलीगल क्या होता है? एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, इसको हम बोलते हैं लीगली बाउंड टू डू। क्या होता है? वट एवर दैट इज इलीगल टू ओमिट। रॉन्गफुल गेन और लॉस, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी वन is not entitled to, and wrongful loss होता है इसका opposite। इंजरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी, MRBP, मिस्टर बीपी। ऑफेंस, हार्बर, ओथ। ऑफेंस क्या होता है? जनरली थिंग्स पनिशेबल अंडर दिस संहिता in specified chapters sections include offenses under special or local laws. Harbor includes supplying shelter, food, money, arms, a means of conveyance or assisting a person in evading. Oath क्या होता है? Includes solemn affirmation and any declaration required by law before a public servant whether in court or not. Voluntarily क्या होता है? Causing an effect by means one intended or knew was likely to cause, for example setting a fire to a house of robbery, causing death voluntarily even if unintended। देखिए डेफिनेशन से इसमें कुछ ज़्यादा तो करा नहीं जा सकता, जैसी हैं वैसी आपको याद करनी पड़ेंगी, तो इनको आप एक पेपर पर लिख लीजिए, उनको आप बार बार देखते रहिए, तो आपको सेक्शन के साथ और उसमें क्या कंटेंट है वो ऑलमोस्ट याद हो ही जाएगा। अब आते हैं हम एनिमल की डेफिनेशन पे। एनिमल में क्या होता है? एनी लिविंग क्रीचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। पब्लिक में इंक्लूड करते हैं हम क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। लोकल लॉज और स्पेशल लॉज मैंने आपको समझाए थे। लोकल लॉज वो होते हैं जैसे पूरा ये इंडिया का मैप है, स्पेशल कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनमें कुछ स्पेशल लॉज लगते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लोकल लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। Special laws that are applicable to particular subjects, month and year that are recognized according to Gregorian calendar. Vessel and will. Vessel is anything for conveyance by water of humans or property. Will क्या होती है? Any testamentary document. क्रॉस रेफरेंस के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसका यूज़ हमने BNS में किया है और वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो उनका रेफरेंस हम IT एक्ट से लेंगे और या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS से लेंगे। तो यहीं पे हमारा सेक्शन 2 खत्म होता है। आपको ये सभी हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, आपको इस फॉर्म में दिए हुए हैं नोट्स में, ताकि आप इजीली याद कर सकें। कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म्स में मिल जाएंगे, ताकि आप इनको इजीली याद करके रिटेन कर सकें और अपने एग्जाम में आंसर को सही कर सकें। थैंक यू।